मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राहुल गांधी कह रहे हैं। अब होना ये चाहिए था कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आता, जवाब आता कि भाई तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो और पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब क्या आप मान बैठे कि हमारे वाला तो कॉम्प्रोमाइज है और तुम्हारे वाले भी थे? इंदिरा गांधी ने क्या किया मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, पंडित नेहरू ने क्या किया मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, वो नहीं है इस दुनिया में। अब आप हो, आपको थर्ड टर्म दिया इस देश की जनता ने। अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात तो ये है ना, उन्होंने जो भी किया हो, अंत में चुनाव हुए और 2014 में पहली बार आपको चुना गया, 19 में दूसरी बार, 24 में तीसरी बार। मैं ये मान लेता हूँ 1% की उन्होंने गलत काम किए, तो कॉम्प्रोमाइज थे। आप तो नहीं हो ना, आप बताओ कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी फिलहाल इजराइल विजिट पे हैं। डिक्टेट कर रहा है वो, हमें कह नहीं रहा है, डिक्टेट करता है, डराता है, कहता है अगर ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा। ये मुझे एक स्टेटमेंट और याद आ रही है उनकी, ट्रंप साहब की। उन्होंने कहा कि मोदी इज अ गुड मैन, इज माय फ्रेंड, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। बताओ यार, फिर भी नहीं बोल रहे हो आप। प्रदर्शन भी हुआ ये, और एआई समिट के दौरान हुआ। गोदी मीडिया ने बताया पूरे देश को भाई बड़ा अपमान हो गया प्रदर्शन के कारण। नंगे होके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जब गलगोटिया ने अपने एक रोबोट दिखाया, कहा कि ये हमने बनाया है, वो चाइनीज निकला, तो इंटरनेशनल मीडिया ने अपने स्टोरी को छापा। तब आपकी पूरे विश्व में बदनामी हुई। गलगोटिया के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? वो आपकी बेइज्जती नहीं थी? प्रोटेस्ट होते ही आप देशद्रोही बन जाते हो ना, ये पैटर्न मेरी समझ से बाहर है। चले, बारूद और सुतली बम की बात हो रही थी रेफरेंस में, तो बीजेपी के बारूद और सुतली बम की बात कर लेते हैं। हालांकि कोई घोषित नहीं है, सब बारूद बनना चाह रहे हैं या तोप बनना चाह रहे हैं। आप कहें तो तोप कौन बनेगा? फिलहाल विदेश दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं। मैंने एक विजुअल्स देखे कुछ कि जहाँ वो भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस कर रहे थे और वहाँ नारे लग रहे थे योगी योगी योगी। हाँ। तो मैंने एक बार ना ऐसे अपने कान को हाथ लगाया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ऐसा तो सिर्फ मैंने मोदी मोदी सुना था पिछले कुछ सालों में, उनका ये नारे कैसे लग रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या योगी जी को यूपी जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू नीरज। तो शो में यात्रा करते हैं। यात्रा फिर से होगी। मोदी जी इजराइल गए हैं, हम भी थोड़ा बहुत इजराइल जाएंगे, जानेंगे मोदी जी के इजराइल विजिट में क्या क्या छुपा हुआ है। राज्यसभा बहुत सारे नेता लोग जाना चाहते हैं, बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं, तो राज्यसभा भी जाया जाएगा। भाई योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं, तो उन विदेश दौरों से हम कैसे बच सकते हैं, तो विदेश दौरों की भी बात होगी। उदय भानु चिब साहब जो हैं वो जेल के अंदर है। अब जेल के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन उदय भानु चिब साहब को जो डिटेन किया गया है उसके बारे में बात होगी। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में बात होगी, जायज था या नाजायज था, देश की का अपमान हुआ है या नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को कॉम्प्रोमाइज बताया राहुल गांधी ने। इसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी अब नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक को कॉम्प्रोमाइज बता रही है। तो जर्नी करेंगे इतिहास में भी और जानेंगे कि कॉम्प्रोमाइज थे या नहीं थे। नरेंद्र मोदी पे कॉम्प्रोमाइज होने के जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत, चर्चा करते हैं। शुरू आदेश जी हमारे सामने बैठे हैं। सबसे पहली बात, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राहुल गांधी कह रहे थे। कारण, जो सबसे बड़ा कारण था वो था यूएस ट्रेड डील। कहा जा रहा था भाई दबाव में है, कॉम्प्रोमाइज है, इस कारण से ये ट्रेड डील हुआ है। अच्छा, टाइमिंग देखें, भारत के हितों को देखें तो थोड़ा बहुत सही भी लगता है, क्योंकि स्पेस ऑफ डाउट तो था ही। अब होना ये चाहिए था कि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आता, जवाब आता कि भाई तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो और पीएम इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन एक कैंपेन आया है सरकार की तरफ से, पीयूष गोयल ने लीड किया, उसका सबने तो पाक लिया कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे, इंदिरा कॉम्प्रोमाइज थी, राजीव कॉम्प्रोमाइज थे, सोनिया कॉम्प्रोमाइज थी। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग मुझे ये लगता है कि भाई जब आपने अपने वाले को कॉम्प्रोमाइज होने का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब क्या आप मान बैठे कि हमारे वाला तो कॉम्प्रोमाइज है और तुम्हारे वाले भी थे? तो क्या देखते हैं इसके पीछे आप? देखिए, एक ही कोशिश होती है कि 2014 से पहले जितने प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मान लो हम फर्ज कर लेते हैं कि भाई ठीक है, पंडित नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे। अब देखो कि आज़ादी जब भारत को मिली तब हिंदुस्तान के पास क्या था, कितने संसाधन थे, कितना पैसा था, कितने इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशन में कहाँ थे, जनसंख्या में कहाँ थे, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कहाँ थे, डिफेंस सेक्टर में कहाँ थे। आप उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, मान लेता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज थे, क्या फर्क पड़ता है आज हमें? आज का जो हिंदुस्तान है, आज के जो नौजवान हैं, आज का जो देश के जो लोग हैं, उनको
उन्होंने इस सरकार को तीसरी बार चुना है। राइट। सरकार का फर्ज ये बनता है कि आप उन्हें बेहतर डिलीवरी दें, आप उन्हें बेहतर वो चीजें दें जो जिसकी उनको जरूरत है। आप सड़कें दें, आप हेल्थ सेक्टर में काम करें, आप हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाएं, जी, ठीक है, आप हमें आप हमसे टोल टैक्स ना लें, आप हमें हाँ। इनकम टैक्स में राहत दें, ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा स्कूल बनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक बात है। उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हम्म, नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे, इंदिरा गांधी कॉम्प्रोमाइज थी, राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज थे, सोनिया गांधी कॉम्प्रोमाइज थी, मान लिया। भाई कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में है, और जो उन्होंने कर्म किए उसके बाद देश की जनता ने आपको मौका दिया। राइट। ये कहा कि नहीं, हमें मोदी जैसे एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो इस देश को बदलेंगे, जो ये कहेंगे कि भारत एक विश्व गुरु है। और जब ये मैं बात कहता हूँ कि विश्व गुरु है तो मुझे राजीव शुक्ला की वो बात याद आती है जो उन्होंने हाल ही में संसद में कही कि विश्व गुरु बनने चल रहे हैं, शिष्य है नहीं आश्रम में। ठीक है जी। तो ये मजाक का विषय नहीं है, थोड़ा लाइट नोट पे मैंने बोला इसको। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर 2014 के पहले के जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं, रहे हैं, जिनको देश ने चुना है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, ठीक है, उन्होंने अपना काम किया जो उस वक्त की भी बेहतर परिस्थितियां थी, जो वो डिलीवर कर सकते थे, उन्होंने किया। अब सवाल ये है कि आपने क्या किया, ठीक बात आप है। क्या कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी अब आपकी हाँ, है। जवाबदेही अब आपकी है। जनता अब आपसे सवाल पूछना चाहती है। अब आप देखो, निशिकांत दुबे ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों से ऊपर है, ठीक है, और बीजेपी दिन भर ये नैरेटिव चलाती है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जवाबदेह हैं, और सांसद जी कह रहे जवाबदेह नहीं, सवाल ही नहीं हो सकता, सवाल उनसे हो ही नहीं सकता। भाई लोकतंत्र में यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि हम अपनी सरकार से सवाल पूछें। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी देश में, किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी घर में, घर से लेकर और सरकार तक जवाबदेही अगर नहीं होगी, ना वो घर चल सकता, ना वो सरकार चल सकता, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपको पूछना पड़ेगा। ठीक बात है। चैनल की टीआरपी नहीं आएगी तो आपको पूछना पड़ेगा भाई क्यों नहीं है टीआरपी। Exactly. ऐसे ही अगर देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, लोगों को टैक्स में राहत नहीं मिलेगी, आप लोगों को अननेसेसरी लूटेंगे, जैसा आपने 5 जीएसटी स्लैब में लूटा जी, और अब आपने उसको 2 कर दिया, तो आपने कहा वाह कितना बड़ा काम कर दिया हमने। तो जो काम सरकार को करने चाहिए वो छोड़ के बाकी सब हो रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है आज की डेट में कि राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज थे या नहीं थे, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये युवा देश है, ठीक बात है, जेनजी का देश है, जो आजकल इंस्टा पे रील्स देखते हैं बैठ के। इंदिरा गांधी ने क्या किया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। पंडित नेहरू ने क्या किया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। वो नहीं है इस दुनिया में अब, आप हो, आपको 3rd टर्म दिया इस देश की जनता ने। अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात तो ये है ना, उन्होंने जो भी किया हो, अंत में चुनाव हुए और 2014 में पहली बार आपको चुना गया, 19 में दूसरी बार, 24 में तीसरी बार। अब भी मैं ये मान लेता हूं 1% की उन्होंने गलत काम किए, तो कॉम्प्रोमाइज थे। आप तो नहीं हो ना, आप बताओ कि मैं नहीं हूं, मैं जिम कर लेता हूं। तो क्या लगता है आपको क्यों ये पता क्या हुआ? हाँ, एक मिनट रोक रहा हूं बीच में। ये पता क्या हुआ है, राहुल गांधी ने जब से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है, और खास तौर पे कब, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ्स को ये कहा कि ये इलीगल है, राइट, उसके बाद से ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज हैं, इन्होंने देश को बेच दिया है। ना किसानों के हितों की रक्षा की, ना टेक्सटाइल वालों की, ना कॉटन वालों की। मतलब आपने ये कह दिया कि हम 18% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के लोग हमारे ऊपर, और हम 0% टैरिफ पे अपनी मार्केट उनको खोल के दे देंगे। यहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के ऊपर जो उनका ऑर्डर आया है, उसके बाद कम से कम भारत सरकार को वापस इस डील को नेगोशिएट करना चाहिए था, और आमने सामने बैठ के ये कहते कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब जो है हम इस टैरिफ की जो परसेंटेज है इस पे वापस डील करेंगे। राइट, लेकिन कुछ नहीं किया आपने, छोड़ दिया आपने एज इट इज। तो ये जो इतना ज्यादा समर्पण है वो कहीं ना कहीं दिमाग में शंका पैदा करता है। और शायद यही कारण रहा होगा ना कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हैं, यूएस ट्रेड डील के हवाले से कह रहे हैं। जब ट्रेड डील हुआ आपने डिटेल्स दी नहीं,
ना आपने लोकसभा को डिटेल दी, पार्लियामेंट को डिटेल दी, ना आपने लोगों को डिटेल दी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो खैर आप करते ही नहीं है, डिटेल नहीं दी। उसके बाद जो आपने कोर्ट की बात की, उसने कहा कि भाई इलीगल है ये जो टैरिफ वाला पूरा मामला ट्रंप चला रहे हैं, रिनेगोशिएशन की बात थी कहाँ आएगी जब आप डिटेल ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सवाल उठे, अब जवाब आपके पास है नहीं, इसीलिए आप बात को घुमा रहे हैं। मैंने आपके लास्ट शो में एक बात कही थी, रिपीट कर देता हूँ। जो व्यक्ति अपने किसी कलीग के साथ कैमरे का फ्रेम नहीं शेयर कर सकता जी, जो व्यक्ति एक ट्रेन चलाने का क्रेडिट भी खुद लेते हैं, वो व्यक्ति यूएस ट्रेड डील का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी तक उन्होंने आके ये बात क्यों नहीं कही कि मैंने इतना ऐतिहासिक काम किया है, इससे इतना फायदा किसानों को होगा, इतना फायदा टेक्सटाइल में काम करने लोगों का होगा, इतना फायदा युवाओं का होगा, इतना फायदा एक्सपोर्ट के लोगों का होगा, जितनी भी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं सबका। जी, एक बार नहीं कहा। किसको भेज रहे हैं? पीयूष गोयल को। अब पीयूष गोयल क्या हमला कर क्या रहे कहा? हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर उधर से एक ट्रेंड चलाया गया। नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कहीं पे जी, और उसमें कहा कि पंडित नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे और इस तरीके से थे। तो उसके बाद एक ट्रेंड चलाया गया और उसके बाद ये साबित करने में लग गई इनकी पूरी मशीनरी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज थे। नहीं, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है, क्या? कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब कह तो रहे हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उन्होंने नहीं बोला। गांधी को लेके, गांधी को लेकर, बेसिकली गांधी को लेके बोला। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के युवाओं को कम से कम 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, उसके बाद जब पहली सरकार बनी, उस वक्त भारत सरकार के पास क्या क्या था, उनके पास कितनी धनराशि थी, कितनी जनसंख्या थी, क्या इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने अभी बताया आपको, वो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर ही आप कंपैरिजन कर पाओगे कि पंडित नेहरू ने देश को क्या दिया। एक चीज तो उन्हें जरूर जाननी चाहिए कि जब खाद्यान्न का संकट, जब भारत आजाद हुआ और खाद्यान्न के संकट से जूझने लगा, अमेरिका से मदद मांगी नेहरू जी ने, और अमेरिका के संसद में, कांग्रेस में बातचीत हुई कि भाई ये तो नॉन अलाइनमेंट का सपोर्टर है, हमारे साथ आ नहीं रहा है, समाजवादी नीतियों का पोषक है, तो हम नहीं देंगे मदद, या मदद देंगे तो इस बात पे वो कॉम्प्रोमाइज करें। और नेहरू साहब ने उस समय क्लियर कहा था, वी विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, हम अपने स्वतंत्रता का समझौता नहीं करेंगे। दिक्कतें आई, शिपमेंट में डीले हुआ, लेकिन नेहरू अपने रुख से हटे नहीं, और बाद में हरित क्रांति भी हम देखते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के जमाने से ही अमेरिका लगातार चाह रहा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो घुस सके भारत के, और ट्रेड डील में यही तो आशंका पैदा हो रही है। जो अभी हुआ है, जो शास्त्री जी ने तब नहीं किया वो आपने अब कर दिया। हाँ। और आप कह रहे हो कि पंडित नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे। एक उदाहरण आपने दिया कि पंडित नेहरू नहीं झुके अमेरिका के आगे। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको, इंदिरा गांधी का। जब उन्होंने बनाया बांग्लादेश को, दो टुकड़े किया पाकिस्तान के, और जब अमेरिका की फ्लीट आके खड़ी हो गई थी, इंदिरा गांधी झुकी नहीं, डरी नहीं। आप तो एक स्टेटमेंट नहीं देते। 70 बार कह दिया ट्रंप ने कि मैंने रुकवाया पाकिस्तान और अमेरिका के बीच युद्ध, विराम जो लास्ट ईयर मई में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। एक बार आपने नहीं कहा इस देश की सॉवरेनिटी के लिए कि नहीं, यहाँ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चलती, ये दो देशों के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि हमने ट्रेड का हवाला दे के रुकवाया। फाइनली आपने ट्रेड डील की। अब तो फिर तो ट्रंप जो कह रहा था वो सही था। जो ट्रंप ने कहा वही तो हो रहा है। ये तो इसमें तो रॉकेट साइंस ही नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है होते हुए। ट्रंप ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, और उसके पीछे ट्रेड डील है। युद्ध विराम हुआ 5 बजे, ट्रंप की 10 मई 2025 को 5 बजे ट्रंप साहब ट्वीट करके कहते हैं कि युद्ध विराम हो गया। उसके बाद हमारी आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहते हैं युद्ध विराम हो गया। ठीक है, ये तो साक्ष्य पब्लिक डोमेन में है, ये तो फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ट्रेड डील इन्वॉल्व है। अब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये जो टैरिफ्स आप लगा रहे हो पूरे वर्ल्ड के ऊपर, ये गैर कानूनी है। ठीक है, उसके बावजूद भी आप रिनेगोशिएट नहीं करते कि भैया आओ बैठो, ये क्या कर रहे हो आप? हमारे ऊपर तो 18% टैरिफ है, और आप कह रहे हो कि हम आपको 0% टैरिफ मार्केट खोल के दे दें। तो जो ट्रंप कह रहा है वही तो हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप तेल नहीं खरीदोगे रशिया से, आपने बंद कर दिया। उन्होंने 25% टैरिफ हटा दिया। उन्होंने कहा आप परचेज करोगे वेनेजुला से, बोला ठीक है सर। उन्होंने 18 कर दिया। आपने, रिलायंस ने फिर डील कर ली वेनेजुला के साथ। अब वो वहां से परचेज करेंगे, रिफाइन करेंगे और बेचेंगे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में बेचें चाहे हिंदुस्तान में बेचें। तो जो ट्रंप कह रहा है, डिक्टेट कर रहा है, वो हमें कह नहीं रहा है।
डिक्टेट करता है, डराता है, कहता है अगर ये नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा या कुछ और कर दूंगा। मुझे एक स्टेटमेंट और याद आ रही है उनकी, ट्रम्प साहब की। उन्होंने कहा कि मोदी इज अ गुड मैन, इज माय फ्रेंड, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। बताओ यार, फिर भी नहीं बोल रहे हो आप। खून तो यहाँ खौलना चाहिए भाई। तेरी क्या औकात, तू मेरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दे। खौल नहीं रहा खून, नहीं खोल रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्रम्प जो कह रहा है वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी फिलहाल इजराइल विजिट पे हैं। मैं किसी दूसरे विषय पे आना चाह रहा था, लेकिन ट्रम्प और मोदी की बातचीत हो रही है तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इजराइल विजिट पे जब हैं, अब पवन खेड़ा साहब जो हैं, उनका ये आरोप है, उनका ये कहना है, ये भी ट्रम्प के इशारे पे, अमेरिका की मर्जी से ही हो रहा है, चाहतों से। एप्स्टीन वाला पूरा मामला जो है सेंटर स्टेज पर है। 2017 में जब पहली बार इजराइल गए मोदी, तो एप्स्टीन मेल और एप्स्टीन फाइल्स में ये सामने आया कि एप्स्टीन से सलाह लेकर ट्रम्प को खुश करने के लिए इजराइल गए, वहां नाचे और गाए। तो भारत और इजराइल के संबंध जो पोस्ट 2014 आप देख रहे हैं, क्या उसमें एप्स्टीन दिखता है आपको? नहीं, एप्स्टीन उसका सबूत है। वो तो एप्स्टीन फाइल्स में जो खुलासे हुए हैं और जो डिपार्टमेंट, लेकिन एमईए तो उसको रिजेक्ट कर रही है ना कि भाई ठीक है, एमईए अपना काम कर रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड एप्स्टीन को लेकर खुलासे हो रहे हैं, उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें लोगों के इस्तीफे हो रहे हैं, छोड़ के भारत को हर जगह एप्स्टीन फाइल्स के खुलासों का असर है। इसका मतलब ये है कि पूरा विश्व उसको सच्चा मान रहा है, एप्स्टीन फाइल्स को। दूसरी बात ये है कि वो जो सारा रिकॉर्ड एप्स्टीन का, वो अमेरिका की सरकार के पास है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जितने भी खुलासे हो रहे हैं, जितना अमेरिका कर रहा है, सारा नहीं कर रहा है वो, ठीक है, किस्तों में कर रहा है, किस्तों में कर रहा है वो। और दूसरा, वो जो बड़े खुलासे वो भी नहीं कर रहा है, जिनके कारण ये डील्स हो रही हैं। ये बड़ा हथियार है, बाद में चलाऊंगा। तो उसने अपने हथियार अपने पास रखा हुआ है, ब्रह्मास्त्र है उसके पास अभी चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। और ये जो बात बार बार कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के खुलने के तुरंत बाद यूएस डील का होना, जो विपक्षी पार्टियां बार बार बात कर रही हैं, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसा बताती हैं कि, और खासतौर पे चुप्पी, खासतौर पे टैक्स, 18% टैक्स हमारे पे लग रहा है, हम उनसे 0 टैक्स पे सामान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो समझौते हैं जो कि साधारण नहीं लगते। ठीक बात है भाई, अगर 2 व्यापारी बैठ के डील करेंगे तो एक घाटा क्यों खाएगा? सिंपल सा गेम है ना। किसी भी संबंध में किसी एक का घाटा, किसी एक का मुनाफा, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई। अगर मान लो कि दोनों के बीच में प्यार भी है, ट्रम्प साहब के और मोदी जी के, ठीक है, तो फिर एक सनम बेवफा क्यों है? ठीक बात है। प्यार तो बराबर में होता है ना, दोस्ती बराबर में होती है। तो फिर ये कैसा प्यार है? ये प्यार नहीं, समझौता है। और दबाव के कारण, दबाव का समझौता है। डरा रहा है, डिक्टेट कर रहा है, हर रोज स्टेटमेंट दे देता है कुछ ना कुछ। लेकिन आपको आधिकारिक रूप से, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि 10 मई 2025 का वो सीज फायर का अनाउंसमेंट जो ट्रम्प साहब ने किया, तब से लेकर आज तक जितनी बातें उन्होंने कही, एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने वो खारिज नहीं करी, एक बार भी। और सर्कमस्टेंसेस ये बता रहे हैं कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है, वो दिख रहा है। सर्कमस्टेंसेस नहीं बता रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, वो तो पब्लिक डोमेन में सब जानकारियां हैं। राइट। जनता तक कितनी पहुंच रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो चीजें जो पब्लिक डोमेन में हैं, जिनमें ट्रम्प साहब बड़े दिखते हैं और मोदी जी छोटे दिखते हैं, वो मीडिया कैरी नहीं करता है। ये तो अगर हरदीप पुरी खुद से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो इस देश में बहस ही नहीं छिड़ती। मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते ही नहीं बोलता। मतलब वो कम्युनिकेशन का स्ट्रेटेजिक फेल्योर रह गया हरदीप पुरी की साइड से। हरदीप पुरी की साइड से नहीं, हरदीप पुरी की साइड से नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां किसी को औकात नहीं है कि वो खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, वही तय करते हैं। उनको लगा कि नहीं है, एक बार हम बात कर लेंगे और हम कबूल लेंगे कि हाँ हम थे, हमारी मुलाकात हुई थी, तो मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मुद्दे ने इतना तूल पकड़ लिया है कि कांग्रेस पार्टी उस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ठीक बात है। कभी अजय अंबानी की मीटिंग कराना, कभी हरदीप पुरी की बेटी को लेके भी कुछ आया है, कभी दिया कुमारी का बेटा है, उसकी बर्थडे पार्टी हो रही है, तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हरदीप पुरी जी को जन्मदिन की बधाई दे दी, उस दिन ये साफ कर दिया कि उनका इस्तीफा नहीं होगा, और ये भी साबित कर दिया कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। ये जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे हटाएंगे, जिसको चाहेंगे बनाएंगे। इस बात का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राजनाथ सिंह का वो स्टेटमेंट सही था जो उन्होंने कई साल पहले दिया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि शायद एक दूसरे के राज और एक दूसरे का गर्दन एक दूसरे के हाथों में है। हो सकता है, बिल्कुल संभव है ये चीज। अच्छा,
खुलासे तो हो ही रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। हरदीप पुरी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदर्शन भी हुआ एक, और एआई समिट के दौरान हुआ। गोदी मीडिया ने बताया पूरे देश को, भाई बड़ा अपमान हो गया प्रदर्शन के कारण। नंगे होके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दो धड़ों में बटा दिखा सोशल मीडिया भी। क्या लगता है, प्रदर्शन जायज था, नाजायज? देखो, मैं बताता हूँ, इसके 2-3 पहलू हैं। इसका पहला पहलू ये है कि एआई समिट में जहां विदेशी मेहमान आए हुए थे वहां प्रदर्शन क्यों किया और वहां जाके टी शर्ट क्यों उतारी। पहली बात तो ये है। देखिए, प्रदर्शन का, विरोध का, शांतिपूर्ण विरोध का लोकतंत्र में संविधान हमें अधिकार देता है, इसलिए हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जी। और जितने लोकतांत्रिक देश पूरे विश्व में हैं उनमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं और उन प्रोटेस्टों के बाहर या अंदर जाके वहां के लोग, यहाँ तो टी शर्ट उतारिए, वो तो पैंट उतार देते हैं। कहीं तो मैंने महिलाओं के टॉपलेस प्रोटेस्ट देखे हैं। राइट। ठीक है, क्योंकि वहां लोकतंत्र है। अब होता है कि विरोध का मकसद क्या होता है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, सपोज करो कि यूथ कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है जंतर मंतर पे हुआ होता, इसको कोई नहीं देखता, ना ये कहीं छपता, पुलिस इनको गाड़ी में डालती और ले जाती। ठीक है, प्रदर्शन का मकसद ये होता है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे कि आप इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, लोगों में चर्चा हो, मीडिया की उसको कवरेज मिले, तभी एक प्रदर्शन का मकसद पूरा होता है। ठीक बात है। यही तो मकसद है लोकतंत्र में। भाई मैं विरोध क्यों कर रहा हूं जब कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, जब सुना ही नहीं जा रहा है। तो क्या होता है, जो लोग प्रदर्शन करते हैं वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि मैं नोटिस में कैसे आऊं। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके आती थी जी, ताकि मीडिया में वो दिखने में अच्छा लगे कि भाई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। एक सरकार ऐसी थी कि भाई जब बीजेपी प्याज और आलू की माला डाल के गले में आती थी। तो ये जो नायाब तरीके होते हैं या आइडियाज होते हैं, बेसिकली क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिव काम है, रचनात्मक पहलू है इसका। तो आप प्रोटेस्ट इसलिए करते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ताकि आपकी बात मीडिया तक पहुंचे, मीडिया उसको कैरी करे, ताकि उसको लगे कि नहीं यार ये बहुत डिफरेंट आइडिया आया था और तो लोग देखते हैं उसको। अब जैसे एक विजुअल चल रहा है अंबाला का जिसमें अनिल विज उनके साथी टॉपलेस, बिल्कुल ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो तब खूब छपा था जी, क्योंकि उसका मकसद था कि हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं कि भाई हम ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अब सपोज करो कि अनिल विज साहब, अज्यूम कर लो, या मैं या आप, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं शहर के बीच में, किसी ने देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने देखा कि यार 20 लोग नंगे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ऐसा। मैं तो यूथ कांग्रेस के इन युवाओं की तारीफ करना चाहता हूं कि इन्होंने इतना क्रिएटिव काम किया, शांतिपूर्ण तरीके से किया और वहां तक पहुंचे, क्यूआर कोड के माध्यम से पहुंचे, जैसे भी पहुंचे वहां तक पहुंचे और अपनी बात बताने में देश को कामयाब हुए। लेकिन एक सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट ठीक है, हेडलाइंस के लिए और मीडिया में स्पेस बनाने के लिए, मैसेजिंग के लिए तो होता ही है। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी होता है ना कि भाई आपने जो सिरा पकड़ा है, आप जो मैसेजिंग करना चाहते हो उसको और मजबूत तरीके से करें। ये बात बिल्कुल श्योर था, जब आप एआई समिट जैसे आयोजन में प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन दिखा, उदय भानु चिब गिरफ्तार किए गए। क्या आपको नहीं लगता इसके बाद और प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, देश भर में होने चाहिए थे? मैं इसमें बाद में आऊंगा, इसका एक पहलू रह गया। अब ये कि विदेशी मेहमानों सामने बेइज्जती होगी, है ना। जब गलगोटिया ने अपने एक रोबोट दिखाया, कहा कि ये हमने बनाया है, वो चाइनीज निकला, तो इंटरनेशनल मीडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक और ड्यूटर्स तक सबने उस स्टोरी को छापा जी। तो तब आपकी पूरे विश्व में बदनामी हुई। गलगोटिया के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? वो आपकी बेइज्जती नहीं थी? ठीक बात है। जब विदेशी मेहमान आते हैं गुजरात में तो आप टेंट से गरीबों की झुग्गियों को ढक देते हो, तब बेइज्जती नहीं होती। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दिल्ली में थे और दिल्ली में दंगा हो रहा था, तब बेइज्जती नहीं हुई थी? नहीं हुई थी? वो बेइज्जती नहीं थी क्या? असली बेइज्जती थी वो थी कि देश की राजधानी, जहां सबसे सशक्त गृह मंत्री अमित शाह इस देश के, जिनकी तुलना सरदार पटेल से होती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे मजबूत पीएम, 56 इंच की छाती और लाल आंख करके किसी को भी ठोक देंगे, तब बेइज्जती नहीं हुई थी? देश की राजधानी में दंगा हो गया, आज तक नहीं पता दंगा किसने कराया था, और जिनको आपने गिरफ्तार किया उन पे कोई ट्रायल, उनकी ट्रायल भी नहीं हो रही है। भाई अगर वो दोषी है ना, सजा दे के जेल भेज दो, मैसेज तो पहुंचे। हाँ, ताकि आप ये मैसेज दे सकें कि हमारी सरकार में
कोई अगर दंगा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसका दूसरा पहलू कि भाई इंटरनेशनल बेस अपमान हो गया, अपमान इसमें हो तो गया। कोई मेरा substance ऐसा है ही मानना नहीं। है कि लोकतंत्र में अगर मैं आपसे असहमत हूं तो वो देशद्रोह नहीं है। ठीक बात है, ठीक ये तो है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हाँ। करेंगे, और ये काम है ऊपर वालों का जो अकाउंटेबल लोग सहमति हैं। असहमति जो है वो लोकतंत्र का गहना है, ठीक बात है, वो उसकी मजबूती है। सांस है। लेकिन ये कह रहे हैं, अच्छा किसानों ने प्रोटेस्ट किया, बॉर्डर पे बैठ गए, बोले देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं। पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें हमारी आवाज सुनो, हमें न्याय दो, निष्पक्ष जांच करो। आपने कहा कि नहीं, उनको बदनाम कर दिया, उनके कैरेक्टर पे सवाल खड़े कर दिए, उसको खारिज किया। ठीक बात है ना? जो अगर आप सरकार से सवाल पूछोगे तो आप देशद्रोही हो, ये जो पैटर्न है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। रस्टिकेट कर दिया जाता है जेएनयू भाई के स्टूडेंट्स को। मैं वही कह रहा हूं, इस देश में क्या पहली बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं? अगर अन्ना आंदोलन के दौरान उस वक्त कांग्रेस पार्टी ये कहती कि ये देशद्रोह है, इनको जेल में डाल दो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, पंडित नेहरू से लेके और 2014 तक भी तो प्रोटेस्ट होते थे देश में। तभी तो हम लोकतांत्रिक देश हैं। वो अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, भाई पहली बार जब भारत जिसके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो संस्थान है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, और विपक्षी पार्टी का तो काम है ये। ठीक बात है, विपक्ष का काम क्या है कि वो सरकार में जो गलत हो रहा है उसको उजागर करे, संसद में रखे, क्योंकि संसद में जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। ठीक बात तो है। ये कि प्रोटेस्ट होते ही आप देशद्रोही बन जाते हो ना, ये पैटर्न मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। असहमति को आप देशद्रोह नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, डिसेंट को आपको चल नहीं सकते हाँ। हैं। अब दूसरे पहलू पे बात कर हाँ लेते हैं, जो पहलू मैंने आपको बताया कि भाई ऑब्जेक्टिव जो रहा होगा, ये केवल ये तो नहीं रहा होगा कि मैसेज पहुंचे और केवल एक बार पहुंच जाए, आप उसको रीहैमर करते। उदय भानु चिब आपके अध्यक्ष गिरफ्तार हो रहे हैं, पूरे देश में एक लहर सी दिखनी चाहिए थी। ये समिट चलिए खत्म हो गया, पूरे देश में अब यूथ कांग्रेस की तरफ से उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख एक रहा है? दिल्ली में एक गैदरिंग हो रखी है जो कि बहुत लिमिटेड है, जहां ये लोग जाके भाषणबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है ना, इसके बारे में मैं बहुत बार आपके शो में चर्चा कर चुका हूं, और ये सवाल फिर दूर तक चला जाएगा। जो मैं हमेशा कहता हूं कि यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का बारूद था, और कांग्रेस पार्टी तोप थी जी। आज कांग्रेस पार्टी के पास तोप है लेकिन बारूद नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 2007 में इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पार्टी के अंदर, यूथ कांग्रेस के अंदर, उसमें जवाबदेही खत्म हो गई। जैसा मैंने कई बार कहा है, फिर ये पर्सनल हो जाएगा, फिर रिपीट कर देता हूं कि जो जय जगत समूह है कांग्रेस पार्टी का, इसने यूथ कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। और आज वही सिस्टम अब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और खासतौर पर ये जो जिला अध्यक्ष बन रहे हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस किया है कि संगठन सर्जन हो रहा है, वहां पे भी अब आप इसको बर्बाद कर रहे हो। जो जिला अध्यक्ष दिल्ली से बनेगा, ठीक है, वो स्टेट प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगा। जब यूथ कांग्रेस जब होती थी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब वो बारूद होती थी, जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कमेटी बनाता था, स्टेट प्रेसिडेंट बनाता था, स्टेट प्रेसिडेंट्स अपने जिला अध्यक्ष बनाते थे, तो वो जो चिट्ठी की पावर थी ना, उसमें आदमी एहसानमंद रहता था कि नहीं, मुझे मेरे अध्यक्ष ने बनाया है, और जो ये मुझे कहेंगे भैया 2 बस भर के लेके आओ, तो मैं 2 बस भर के लेके जाऊंगा। समर्पण का भाव रहता समर्पण का भाव रहता था। अब जो इलेक्शन सिस्टम है कि विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और स्टेट प्रेसिडेंट, इससे क्या हो गया, उसको लग रहा है कि यार मैंने तो इतने पैसे खर्च किए। एक स्टेट प्रेसिडेंट, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ एक राज्य का, मुझे लगता है महाराष्ट्र की बात है जी। महाराष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव था यूथ कांग्रेस के, लगभग 30 करोड़ के आसपास खर्च हुआ था एक आदमी का, तब बना था वो अध्यक्ष। तो वो क्यों जवाबदेही रहेगी उसकी राहुल गांधी के प्रति, या संगठन के प्रति, या राज्यों के नेताओं के प्रति? अच्छा, और जो बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव था कि आम लोगों को जोड़ लेंगे, 30 करोड़ खर्च करके बन रहा है, तो आम लोग कहां से आगे? उसमें सब खास हैं, आम कोई नहीं है उसमें। और खास तो सड़क पे नहीं आएगा, इसीलिए प्रदर्शन नहीं होते दिखते हैं फिर। तो ये जो प्रदर्शन अभी नहीं हो रहे हैं ना, पहला आपने उसमें से जवाबदेही को हटा दिया, दूसरा वो सिमट के रह गए लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
ये जो चुनाव सिस्टम है इसने यूथ कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। वो जो बारूद है ना, वो जो एक बॉम्ब होता था जिसको कहते थे वो उसमें आरडीएक्स नहीं है, गीला सा हो गया। वो नहीं होता जो सुतली वाला बम, उसको लगाते रहो तिल्ली, जलता ही नहीं वो। वो तो फिर इस तरीके से इस सिस्टम को, ये जो आज आप देख रहे हो हाल यूथ कांग्रेस का, कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो जेल में है, नेशनल प्रेसिडेंट जेल में है, आपके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के। क्या किया इन लोगों ने? अब सड़क पे दिख ही नहीं रहा। नहीं, इन लोगों ने किया क्या है? कौन सा गुनाह कर दिया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संगठन कमजोर है और वो रहेगा जब तक ये इलेक्शन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, इस सिस्टम को वाइप आउट नहीं करेंगे ना, जब तक वो चिट्ठी कल्चर नहीं आएगा, तब तक अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, तब तक कोई बड़े नेता इनको चूज नहीं करेंगे या कोई स्टेट प्रेसिडेंट अपने जिला अध्यक्ष नहीं बनाएगा, तब तक ये संगठन ऐसे ही आपको लाचार दिखाई देगा। अच्छा, चिट्ठी कल्चर में, अब वैसे तो ये सवाल इस क्रम का नहीं है लेकिन पूछ लेता हूँ, चिट्ठी कल्चर में एक ड्रॉबैक आपको ये नहीं दिखता है कि कुछ लोगों की पकड़ जो है वो कब्जे में हो जाएगी, पार्टी या कब्जे में हो जाएगा? तो अभी भी तो वही है, अब जिनके पास पैसे हैं उनके कब्जे में है। तब तो फिर भी कम से कम कोई गरीब जो है वो किसी पहचान करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या है, अब तो चुनाव वो लड़ेगा जिसके पास पैसे हैं। ठीक बात है, तो इंडायरेक्टली कब्जे में तो अब भी है। जो आपने ये कहा कि नहीं हम गरीब घरों के बच्चों के लिए दरवाजे खोल देंगे, वो नहीं खुले। इस इलेक्शन सिस्टम ने उसको इतना ज्यादा करप्ट बना दिया है ना कि जिन नेताओं के पास पैसे हैं वही बनते हैं। और अगर आपको मैं डाटा दे दूंगा पिछले 10-15 साल का, तो ज्यादातर बड़े नेताओं के बच्चे ही तो थे जो अध्यक्ष बन के आए, और समझौते कर लेते हैं कि इस बार मेरा बेटा बन रहा है, अगली बार तेरा बन जाएगा। ये भी होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है। क्यों नहीं रहेगी? चले, बारूद और सुतली बम की बात हो रही थी रेफरेंस में, तो बीजेपी के बारूद और सुतली बम की बात कर लेते हैं। हालांकि कोई घोषित नहीं है, सब बारूद बनना चाह रहे हैं या तोप बनना चाह रहे हैं आप कहें, और बड़े बड़े नाम हैं तोप बनने के रेस में। एक नाम योगी आदित्यनाथ का है, इधर अमित शाह के टिकड़मों की भी बात हम कर चुके हैं, देखी जाए के ही एपिसोड्स में। तो तोप कौन बनेगा? फिलहाल विदेश दौरे पर योगी आदित्यनाथ हैं, बड़ा कम सुनने में आता है योगी आदित्यनाथ के बारे में विदेश दौरा। मुझे लगता है कि ये पहले ही मुख्यमंत्री होंगे जो इस तरीके से विदेश गए हैं। और वहाँ सिंगापुर में जब मैंने एक विजुअल्स देखे कुछ कि जहाँ वो भारतीय मूल के लोगों को एड्रेस कर रहे थे, जिनको अंग्रेजी में इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, और वहाँ नारे लग रहे थे योगी योगी योगी। तो मैंने एक बार ना ऐसे अपने कान को हाथ लगाया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा ऐसा तो सिर्फ मैंने मोदी सुना था पिछले इन कुछ सालों में, 12-13 सालों में। तो मैं कहा ये नारे कैसे लग रहे हैं, तो उसको डिकोड करने की कोशिश करी। आप देखो 2007 में गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत होती है जी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता है कि देखो इस देश के तमाम उद्योगपति जो हैं वो गुजरात में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और मोदी जी जो है विकास पुरुष हैं, और ये इनकी जो पॉलिसीज हैं बेसिकली वो बहुत लचीली हैं विकास को लेके। वहां से उस 2007 के वाइब्रेंट गुजरात ने 2002 के दंगों के आरोपों को धो दिया, और मोदी जी एक विकास पुरुष की तरह उभर के सामने आए, जो 2007 से शुरू हुआ था, और 12-13 में आते आते वो दिल्ली तक पहुंच गए, और दिल्ली में फिर वो उनको ये कहा गया कि ये हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा है। ऐसे राजनीति में लंबी प्लानिंग की जाती है। तो मेरे दिमाग में तुरंत वो वाली बात आई। अब योगी जी की जो छवि है वो छवि है एनकाउंटर की और बुलडोजर की जी, ठीक है। आपने अतीक अहमद को भी ठोक दिया, आपने एक दूसरे थे मुख्तार को भी ठोक दिया। अब किसका डर दिखाए हिंदुओं को? सब साफ सफाई कर दिया आपने। लेकिन योगी जी का जो इससे आगे का रास्ता है वो बुलडोजर और एनकाउंटर से जो आगे का रास्ता है वो है विकास की सीढ़ी। दूसरा है कि आपको कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार्यता क्या, स्वीकार्यता का कॉर्पोरेट हाउसेस का है भारत के अंदर। विदेश में भी एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो आपको स्वीकार करे कि नहीं ये जो व्यक्ति है ये विकास पुरुष है। मतलब डंका बजे ना बजे, ये दिखे कि डंका बज रहा है। अब एक बेसिक डिफरेंस है प्रधानमंत्री मोदी में और योगी जी में। योगी जी भगवा पहनते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को कैसे लेगी मुझे नहीं पता। मोदी जी की जो ड्रेसिंग सेंस है वो मतलब काबिल तारीफ है। जैसे वो कपड़े पहनते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, ठीक है। और वो एक मुझे देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज को उसको कैसे लेगी। अब मैं आता हूं कि योगी जी के जो बहुत नजदीकी अफसर हैं
उनका नाम शायद अवस्थी जी है, उनका ये आइडिया, अवनीश अवस्थी है शायद, अवनीश अवस्थी उनका ये आइडिया है जो विदेश जाइए। विदेश जाके और जो अपने आप को उस लेवल पे प्रोजेक्ट करना है कि भाई अगला कौन, जो एक फ्रेज बन गई ना, मोदी के बाद योगी, वो आफ्टर मोदी। हाँ। वो आफ्टर मोदी, और मोदी के बाद योगी एक फ्रेज है ये। जी। तो उस तरीके से योगी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक विकास पुरुष के नाम पे। लेकिन ये अकेले एक अधिकारी का प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, आरएसएस इसमें फिर 2-3 सवाल हैं। हम्म, पहला सवाल तो ये है, क्या आरएसएस ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? एग्जैक्टली, हाँ। पहला सवाल। दूसरा सवाल फिर ये है कि अगर 2027 में, अगले साल इन्हीं दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, और अगर थर्ड टाइम योगी जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो सेम पैटर्न हो जाएगा फिर कि मोदी जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको 2 ही साल हुए थे थर्ड टाइम बने हुए, ठीक है, और वो तो बहुत छोटा राज्य था, 28 सीटों का, ये 80 सीटों का राज्य है उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य। फिर इनको कौन रोकेगा? क्या 27 में जीतने के बाद योगी के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी 29 का? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर ऐसा है तो क्या योगी जी को यूपी जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? क्योंकि 2024 में मोदी जी बहुमत नहीं ला पाए, 240 पे नहीं आ रहे, सिमट गए। इट मींस कि आपके ब्रांड में कमी आई है। जो आपका ब्रांड 14 में था, जो 19 में था, वो 24 में नहीं रहा। और अब जैसे चीजें हो रही हैं, ट्रेड डील, ट्रंप के बयान, हाँ, तो जो इंटरनल सर्वेज हो रहे होंगे तो उसमें मुझे लगता है कि ये संख्या और कम आएगी, और ये संख्या वास्तविक में और कम थी। जब आप सत्ता के सिंहासन में बैठे होते हो तो आप बहुत चीजें मैनेज कर लेते हो, और कोई भी सत्ता कर लेती है, सिर्फ ये नहीं, पहले भी होते रहे हैं। इस पे आरोप थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं, सत्ता वो सत्ता है, ऐसे आरोप ना लगे। और वो भी थर्ड टर्म, में कांग्रेस पार्टी का सेकंड टर्म में बुरा हाल हो गया था, ये तो थर्ड टर्म में अपने, इनके यहाँ इंटरनल फाइट हैं, कॉर्पोरेट के झगड़े हैं, बिल्कुल होंगे, बड़े भयंकर हैं। बट फर्क ये है यूपीए 2 में और इसमें, उनके रिपोर्ट होते थे, इनके रिपोर्ट नहीं होते। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टॉप्ड है ना, halted। तो ये 2-3 सवाल हैं कि भाई क्या योगी जी 29 का चेहरा होंगे, क्या वो यूपी चुनाव जीतने के बाद पीएम की शपथ लेंगे, और क्या संघ ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नंबर 2 तो अमित शाह है। एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ यही बात करना चाह रहा था कि इन सवालों पे, और अमित शाह बनाम योगी, मोदी के बाद कौन, 2-3 शोज, 2-3 चर्चाएं पूरी लगभग हमारी हुई है, वो तो है ना। और ये इसलिए होगी इस बार, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट रिपीट ना हो, क्योंकि योगी जी का जो दौरा है ये जापान का और सिंगापुर का, सब्सटेंशियल, ये काफी कुछ कह रहा है। और इसी एक और चीज में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के प्लेग्राउंड में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केशव मौर्य खड़े हुए खिलाड़ी दिखते थे। अब आपने भी ट्वीट किया हुआ है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो योगी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो ये कौन सा इक्वेशन जो है, उसमें क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं, बताता हूँ उसके बारे में। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी हैं, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे, और पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए थे। इन दोनों को चुनाव हारने के बाद एक को मुख्यमंत्री और एक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया जी। अब वहां कहते हैं कि ओबीसी की राजनीति करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन वो अपनी जाति के नेता नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि ओबीसी के नेता हो, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य है, आज कहीं नहीं है, लेकिन अपनी जाति के नेता है। ठीक बात, ठीक है। अब ब्रजेश पाठक भी हैं, वो भी पूरी ब्राह्मण पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो शंकराचार्य के साथ जो घटना घटी थी उसके बाद उन्होंने अपने घर पे उन ब्राह्मणों को बुलाया, उनके टीके की, और मतलब पूरा जो कर पा रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो लखनऊ में चर्चा थी कि योगी जी केशव प्रसाद मौर्य को साथ कैसे ले गए विदेश दौरे पे, और ब्रजेश पाठक को कैसे छोड़ दिया। तो फिर किसी ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य ने योगी जी से समझौता कर लिया है, क्योंकि दिल्ली से एक मैसेज दिया गया था कि अभी जाओ, अभी कुछ नहीं होगा, जो होगा 27 के चुनाव के बाद होगा, अभी कोई मुख्यमंत्री चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग, ताकि आप चुनाव जीत सकें, प्रशासन आपकी सुने, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मौर्य जी ने समझौता कर लिया योगी जी से और इसलिए विदेश दौरे पे हैं और पाठक जी नहीं कर पाए। तो योगी जी की जो ठाकुर की राजनीति है और जो ब्रजेश पाठक कर रहे हैं ब्राह्मण पॉलिटिक्स, ठीक है,
तो इस बात की चर्चा हो रही थी। अगर ये बात सही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को आशीर्वाद अमित शाह का है, पुष्कर सिंह धामी को आशीर्वाद अमित शाह का है। भाई जब चुनाव हारने के बाद भी आपको मुख्यमंत्री बन रहे हो और मुख्यमंत्री बन रहे हो तो आप तो भाई आपकी कुंडली चल रही है, इसका मतलब बात है। तो ये सवाल थे, मैंने ये कहा नहीं कि ऐसा हो गया है, क्या ऐसा है क्या, ये सवाल थे। लेकिन अगर ऐसा है भी कि भाई 2027 तक नहीं बदला जा सकेगा, तुम जाओ, तो भी यहाँ पर योगी का हाथ जो है वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है। आपको नहीं दिखता? योगी पूरे ही ऊपर है। अच्छा, इतना आसान नहीं योगी को हटाना। ब्रांड तो एक जो मतलब चाहे वो हेट्रेड वाली बात है, चाहे जो भी है, हेट्रेड का ब्रांड कैसे है? उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जितने भी अपने आप को यहाँ लोग बदमाश कहते हैं, ये जो एनकाउंटर्स हुए कैमरा के सामने, ठीक है, और उससे जो बहुसंख्यक मेजोरिटी है इस देश की, वो खुश हुई कि देखो ये है योगी। जब ये कहते हैं ना कि योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया उत्तर प्रदेश का, तो उसमें हिंदू मुसलमान इनबिल्ट है। ठीक बात है, यानी कि आपने मुसलमानों को ठीक कर दिया। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मुसलमान, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि उसमें हिंदू मुसलमान इनबिल्ट हैं अंदर। मुसलमानों को डरा के इतना रखा कि वो बोल ना पाए, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, यही है, ये कहानी है। ठीक, चलिए, मुख्यमंत्री पद की हमने बात की। भारतीय जनता पार्टी में हु आफ्टर मोदी की बात हो गई, तो सांसदों को क्यों छोड़े, और वैसे भी कांग्रेस का एक पूरा सेक्शन तो होना चाहिए। राज्यसभा में जाने की महत्वाकांक्षाएं पाले बहुत से नेता हैं, और आपका ट्विटर टाइमलाइन राज्य वाइज चलना हाँ, तो आपका ट्विटर टाइमलाइन जो है पूरा भरा पड़ा है। मैं किस किस राज्य की पूछूं, क्या छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल एक पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया आपने, आप कह रहे हैं राज्यसभा की सीट मांगी है, पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है कि भाई बीजेडी से एक दिलवा दूंगा मैं सीट। कौन है पूर्व मुख्यमंत्री, क्या है मामला? पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश। पूर्व कमलनाथ जो है वो दून स्कूल में पढ़ते थे, और उनके साथ ही पढ़ते थे नवीन पटनायक। दोनों क्लासमेट थे, दोनों जो है बड़े घरों से आते हैं, और तब की इनकी दोस्ती है। कमलनाथ जी जो है कांग्रेस पार्टी में आ गए, संजय गांधी के दोस्त थे उन दिनों में, बहुत पावरफुल नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी में जितने महत्वपूर्ण पद रहे हैं उन सब पे वो रहे। 10 साल बहुत ताकतवर मंत्री थे, और उससे पहले भी मंत्री रहे हैं। जितने कॉर्पोरेट हाउस हैं वो सब उनके दोस्त हैं, बड़े बड़े, अंबानी, अडानी सब। और पहली बार ये मुख्यमंत्री बने 2018 में मध्य प्रदेश के, और 1.5 साल में सरकार वहां पे गिर गई। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये हुआ कि कमलनाथ जी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी के भीतर बहुत विरोध हो गया तो उनको नहीं लिया गया। काफी लंबे टाइम से उनसे राहुल गांधी मिले नहीं थे। फिर एक दिन तस्वीर आती है, वो तस्वीर थी राहुल गांधी की और कमलनाथ की, उनके दिल्ली वाले घर पे। कमलनाथ के दिल्ली वाले घर पे लंच टाइम की बात है। लेकिन वहां जिसने वो तस्वीर खींची थी ना, वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल फोटो 3 की खींची थी, क्रॉप किया गया नहीं, क्रॉप भी नहीं किया गया, एक सिंगल खींची, एक डबल खींची। लेकिन जिसने वो फोटो खींची वो व्यक्ति राहुल गांधी को कमलनाथ के पास लेके गए थे। छोड़ो, कुछ बातें ऐसे रहने दो। हर शो का एक फीचर तो ये है। तो कमलनाथ ने वो फोटो रिलीज नहीं करी, जो कि वो भी छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। तो वो फोटो रिलीज नहीं करी, रिलीज की राहुल गांधी के साथ, क्योंकि वो जो भाजपा ज्वाइन करने की खबरें थी उसके बाद जो ये फोटो खींची गई, वो उसको फिर पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने चलाया। और अब उनको लगा कि अब एक राज्यसभा सीट है, दिग्विजय सिंह ने जाने से मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं महीन चाल है, समझ में नहीं आती। देखो, दिग्विजय सिंह को समझना मुश्किल काम है, बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। और मीनाक्षी नटराजन है, अरुण यादव हैं मध्य प्रदेश में जो जाना चाहते हैं राज्यसभा, और कायदे से जीतू पटवारी भी हैं, वो भी विधायक नहीं है, अध्यक्ष भी हैं। तो कमलनाथ की बात को गांधी परिवार मोड़ नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर जो ये बारात के एक सेकंड, कमलनाथ ने ये कहा कि आप मुझे ये सीट दे दो मध्य प्रदेश वाली, और कांग्रेस पार्टी को मैं एक सीट दिलवा देता हूं नवीन पटनायक से, बीजेडी से। तो ये प्रस्ताव उन्होंने दे दिया है।
अभी गांधी को और खड़गे साहब को इस पे बताना ऐसा है है। कि वो ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कमलनाथ को मना करना मुश्किल होगा। अब आप सवाल पूछिए। तो बारात के घोड़े वाला जो स्लैंग था जो काफी चला था, जिस पर हम चर्चाएं कर चुके हैं, उस स्लैंग का क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, आप जो स्थिति बता रहे हैं उस स्थिति में कांग्रेस के लिए तो विन ही है सिचुएशन। अगर ये हो पाता है रियलाइज, तो भाई आपके पास एक सीट थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो आपने मान लीजिए कमलनाथ को दे भी दिया, तो भी एक सीट तो वो दिलवा ही रहे हैं, तो आपके पास सीट बढ़ गई, संख्या बढ़ गया, तो कांग्रेस के लिए फैक्टर तो जीतने वाला है। लेकिन कमलनाथ को अगर आप देते हैं तो वो घोड़े और बारात के नहीं घोड़े, देखिए, बारात के घोड़े। ये जो घोड़े वाली बात है ना, भाषण जो होते हैं ना, भाषणों से रियलिटी बहुत अलग होती है। चाहे बारात के घोड़े हों, चाहे लंगड़े घोड़े हों, ठीक है, चाहे रेस के घोड़े हों, ये चीजें भाषणों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो चीजें अलग होती हैं। व्यावहारिक जमीन पर। हाँ, क्योंकि आप देख लो जो मोदी जी के भाषण है, भाषण तो कुछ और है, करते कुछ और है। ऐसे ही इधर भी है, ये जो रेस के घोड़े ये सब हैं, ये इसको आप एक्चुअल में पार्टी के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन आदेश जी, एक सवाल तो बनता है ना, कमलनाथ वही व्यक्ति हैं जो फिर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ स्टेज शेयर करते हुए दिखते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो फिर आपका जो आइडियोलॉजिकल एक कन्विक्शन है उस पर तो सवाल उठेगा नहीं ना। देखो, एक बात समझो, राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, शिलान्यास हुआ, क्या उसको कुछ बोलते हैं, उसका नाम क्या था, राम मंदिर का कुछ वर्ड था, वो जी, मुझे जी, याद जी, नहीं आ जी। रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, तो उसमें राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी भी नहीं गई, लेकिन जो जो नेता गए उनको किसी को रोका नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा गए, अविनाश पांडे गए, ऐसे बहुत सारे नेता गए, और कोई और जाना चाहे वो भी जाए, यहाँ कोई किसी को मना नहीं करता है। राम मंदिर में जाना एक बात है सर, लेकिन हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री के पास अगर कोई जाता है, वो उनका अपना पर्सनल चॉइस है वो। लेकिन एक व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कांग्रेस का एक नेता जो सीएम रह चुका है, महत्वपूर्ण पदों पे रह चुका है, बहुत करीबी है गांधी फैमिली के, वो वहां जा रहा है, तो आप हिंदू राष्ट्र की बात से या तो सहमत है या तो मत जाइए ना उसके पास, या तो आप एंटी साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। आपको उदाहरण दे देता हूँ, इंडिया अलायंस ने कुछ एंकर्स को बैन कर दिया था कि भाई इनको हम इंटरव्यू नहीं देंगे, इनके शो में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कमलनाथ का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, और एक वही एंकर थी जिनके ऊपर प्रतिबंध था, और वो उसमें बैठी हुई थी, और वो उनको इंटरव्यू दे रहे थे। क्या कुछ नेता ऐसे हैं पार्टी में जो पार्टी की लाइन से और पार्टी के डिसिप्लिन से ऊपर है, या फिर आप ऐसा कहिए ना कि संसाधन जो हैं वो पार्टी की लाइन और डिसिप्लिन से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, ऐसे कह लीजिए, रिसोर्सफुल हैं कुछ नेता, इसलिए। नहीं, रिसोर्सफुल नहीं है, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है वो है, तो रिसोर्सेज हैं, अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, इसलिए ये तो मतलब ये उसमें आते हैं जो हाईएस्ट वाले हैं, लेकिन इनके थोड़ा सा नीचे और भी कई हैं। आपके राज्य में भी आएंगे, हमारे राज्य में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी थे, ठीक है। तो ये जो मैं राजनीति को इकोनॉमिक एंगल से देखता हूँ जी, देखना भी चाहिए। पहले मैं देखता था कांग्रेस पार्टी की राजनीति को इकोनॉमिक एंगल से, तो मुझे चीजें बेहतर समझ में आती थी। अब मैं देखता हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इकोनॉमिक एंगल से, और अब मैं भाजपा को भी देखने लगा हूँ इकोनॉमिक एंगल से, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो मुझे चीजें बेहतर समझ में आती हैं, तो उसको मैं बेहतर तरीके से डिकोड कर पाता हूँ। फिर आप कहते हैं कि आप नाम लेके बताओ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा तस्वीर अब जैसे मैंने, अब आपने संसाधन कहा, मैंने इकोनॉमिक एंगल बोल दिया, ठीक है ना, ये क्या है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। अब अगर इसको मैं ये कह दूं कि नहीं, मैं माल के एंगल से देखता हूँ है ना, चलिए, या मैं इसको 100 करोड़ के एंगल से देखता हूँ, या 200 के एंगल से देखता हूँ, वो ठीक नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब शोभा नहीं देता। मतलब बात यह है कि बात सारी कही जाएगी, समझना आपको है कि कौन सा बात किसका जवाब है। बहरहाल आपने बहुत सारे राज्यों का नाम लिया, हर राज्य के साथ आपने हैं लगाया, एक राज्य के साथ थे लगाया, महाराष्ट्र, वहां पर नहीं है अभी, पहले थे, चले गए वो सारे सब। तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? संसाधनों के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उधर से दबाव आ गया था वहां क्या चल रहा है राज्यसभा का? शरद पवार, देखो 4 लोगों की राज्यसभा खत्म हो रही है जी। शरद पवार जी सीनियर मोस्ट, रजनी पाटिल, प्रियंका चतुर्वेदी और फौजिया खान। 2020 में जब तीनों पार्टियों की सरकार बनी थी, शिवसेना की, एनसीपी की, और तब एनसीपी एक होती थी, शिवसेना भी एक होती थी, कांग्रेस की,
तो तब शरद पवार और फौजिया खान को एनसीपी कोटे से राज्यसभा दी गई। हालांकि वो राज्यसभा बनती थी शिवसेना की, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलायंस में नए नए आए, पवार साहब कह रहे दे दो, ठीक, तो इन्होंने दे दी। उसके बाद फिर शिवसेना भी टूटी, सरकार भी गिरी, एनसीपी भी टूटी, सब हो गया। अब पवार साहब हो गए हैं बुजुर्ग। अब नंबर के लिहाज से हाईएस्ट नंबर शिवसेना के पास है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो कांग्रेस के पास है, 20, 16 और 10 जो है वो एनसीपी के पास है, और शायद 1 या 2 एमआईएम के पास है, और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। तो 47 के आसपास नंबर बनेगा, और 36 आपको चाहिए। अब क्या हो रहा है, एनसीपी में पवार साहब में क्लियरिटी नहीं है कि वो रोज कहते हैं कि हम विलय करेंगे, लेकिन वो विलय करवा नहीं रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? एनसीपी जो सरकार में आपकी प्रायोरिटी वो है, या आपकी प्रायोरिटी महाविकास अघाड़ी है? पहले वो क्लियर करना पहले तो वो क्लियर करना होगा आपको, ठीक है। दूसरा, जब आपने फौजिया खान के लिए राज्यसभा ले ली थी, अब शिवसेना और कांग्रेस पार्टी इस बात पे लगे हुए हैं कि भाई पवार साहब जो हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट है, सम्मानित है, सब कुछ है, लेकिन अब आप एमएलसी ले लो, राज्यसभा हमें दे लो। हमने आपकी मानी थी, अब आप हमारी मान लीजिए। लेकिन अब आप एक बात देखो, राहुल गांधी जब गौतम अडानी के विषय की बात करते हैं, पवार साहब और उनकी पार्टी कभी उनका साथ नहीं देती, न संसद में न संसद के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं अडानी साहब से, ठीक है, वो इज्जत करनी चाहिए उस बात की, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब विषयों की बात आती है ना, तब आप पीछे रह जाते हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और शिवसेना को ये फैसला थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए कि किसको वो राज्यसभा भेजेंगे, ताकि लेकिन अगर पवार साहब की बात हो जाती है इधर सीधी गांधीज के साथ में, तो शायद गांधीज मना नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पवार साहब को गांधीज मना नहीं करेंगे। एक तो ये गांधीज किसी को मना नहीं करेंगे ना, वो कमलनाथ को मना करेंगे। जो पुराने लोग होते हैं ना, बात समझे नहीं, पुराने रिश्तों में बहुत चीजें होती हैं, मना नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। एक चीजें नहीं होती जो आप लोग अखबारों में पढ़ते हो ना, टीवी में देखते हो, वो कुछ नहीं होता। अंदर खाने से न्यूज वो जो अखबार और टीवी में ना आए, ठीक है, इसीलिए देखी जाएगी कि चर्चा है, जो अखबारों में टीवी में ना आए वो हम चाहते हैं कि आप तक पहुंच पाए। अच्छा, जब भी चुनाव होते हैं ना, खासतौर पे राज्यसभा के, तो दल बदलने की बात भी काफी सारी होती है, और कुछ चर्चाएं दल बदलने को लेकर हो रही हैं। जैसे कि ये जो 4 नाम आपने लिए हैं, इनमें काफी नामों पे चर्चा हो रही है कि शायद ये बीजेपी में शामिल होके राज्यसभा की तरफ जाएं। नहीं, अभी तक तो हो जाता, 5 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, अभी तक तो हो गया होता। तो उन चर्चाओं में कोई सब्सटेंस मुझे नहीं लगता। और जिसका आप इशारा कर रहे हो, मैं वो इशारा समझ रहा हूँ। नाम लेकर बात करेंगे? हाँ, कर लो। तो क्यों चर्चाएं क्यों चली? प्रियंका चतुर्वेदी चर्चाएं इसलिए चली कि जब भारतीय सांसद डेलीगेशन विदेश में गया और वहां जाके भारत की बात उन्होंने की, जो उनका फर्ज भी बनता था, उसके बाद चर्चा शुरू होती है। उसके बाद उन्होंने अपने ब्राह्मण होने का एहसास भी करा दिया 1-2 बार, ठीक है, वहां उसमें और एड ऑन हो गया, नमक थोड़ा तेज, ठीक है जी। फिर एक दिन एक तस्वीर आई इसमें वो पीएम से मिली जी, वो डेलीगेशन के बाद की, ठीक है, डेलीगेशन के बाद तस्वीर थी वो, तो उसमें और एड ऑन कर दिया, तो वो थोड़ा थोड़ा घी डलता गया और वो चर्चाएं जो है वो भभकती गई। लेकिन कहा जाता है ना, मनोविज्ञान में धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट मुझे इस बात की आशंका बहुत कम लगती है। और एक और बताता हूँ, उसमें एक कहानी और है। एक कॉर्पोरेट हाउस ऐसा है जी जो ये काम कभी होने नहीं देगा, क्योंकि वो उनके विषय में बोलती हैं, उस कॉर्पोरेट हाउस के विषय के बारे में बात करती हैं, उसके जो मुद्दे होते हैं उनको उठाती हैं, और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि वो राज्यसभा जाएं, और खासतौर पर इधर से जाएं, जिनकी आप बात करो। लेकिन मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती, ठीक है, एज ऑफ नाउ नहीं लग रही है। राजनीति में कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई है आपके हिसाब से? राजनीति खेल संभावनाओं का है नीरज जी, ठीक है, आप किसी चीज को राजनीति में कोई बात आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक बात है। आज जब मैं आपसे अभी बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी तक ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। ठीक, संभावनाओं की बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि राजनीति में रूल आउट कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या संभावनाएं हरियाणा में लग रही हैं? हरियाणा में चंगुल से निकलने की बात बड़ी चल रही थी, उसके बाद राव नरेंद्र अध्यक्ष बनते हैं, तब कुछ बात हुई, कहा गया इसी खेमे से हम लोगों ने ही चर्चा की थी, फिर वो चर्चा थोड़ी सी अलग भी साबित हुई कि नहीं, अब तो ये वो पक्ष बदल रहे हैं।
फिर भोज होता है हुड्डा साहब का, वहां प्रियंका भी दिखती हैं, राहुल भी दिखते हैं। अब राज्यसभा का मामला है, किसकी गोटी जो है ज्यादा मजबूत दिखेगी? देखिए, अपने अपने खेमे के लोगों के हिसाब से सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से 3 नाम मुझे दिखाई देते हैं। एक है फॉर्मर प्रेसिडेंट उदय भान जी राज्यसभा के लिए, दूसरे आनंद शर्मा, और तीसरा एक नाम मुझे लगता है जितेंद्र भारद्वाज का, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है। सो 2 ब्राह्मण 1 दलित। हाँ, 3 नाम इधर हो गए। उधर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कैंडिडेट है राव नरेंद्र, जो पीसीसी प्रेसिडेंट है। और हुड्डा खेमे में भी एक नाम और है, वो है राव दान सिंह का, लेकिन उनका नाम गया है नहीं गया मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है। और एक नाम और है जो किसी खेमे का नहीं है, वो है विजेंद्र सिंह का, जो 4 महीने से पैदल यात्रा कर रहे हैं, फॉर्मर आईएएस और पूर्व सांसद हिसार के। तो किसी खेमे के नहीं है, तो दिल्ली के खेमे के तो नहीं है वो? अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक उन पे कोई मोहर ना लग जाए हाई कमांड की, तो मैं कैसे कहूँ कि वो दिल्ली खेमे के हैं। ठीक है। अभी तो वो अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने काफी मैं कहूँगा डिफिकल्ट टास्क लिया है कि वो पूरी 90 विधानसभाओं की यात्रा निकाल रहे हैं। 4 महीने उनको हो गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये बात तो हरियाणा की हुई, लेकिन एक राज्यसभा ऐसी है जो वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो ऊपर से भी हो सकती है, और वो हरियाणा के नेता ही होंगे। हरियाणा से ही जाएंगे? हरियाणा मतलब नेता हरियाणा के ही हैं, लेकिन उनके लिए जो ऊपर के खड़गे साहब के बाद के जो 2-3 महत्वपूर्ण लोग हैं ना, पद के हिसाब से वो लगे हुए हैं। मतलब है उसमें से एक ही मैंने नाम 2-3 कर ले दिया, पद के हिसाब से बोल रहा हूँ। कोई पूर्व अध्यक्ष तो नहीं है वो? मुझे नहीं पता, मैंने बता दिया, इतना ही बोल सकते, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। मजबूरियां होती हैं बहुत सारी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब सर हमारे साथ बेवफाई कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना कि वो ट्रम्प बेवफा है। अब सर हमारे साथ बेवफाई कर रहे हैं। खैर, जितने नाम लिए गए उनके अलावा एक और है, हो सकता है पूर्व अध्यक्ष हो सकता है ना हो, पता नहीं क्या हो क्या ना हो। आदेश जी के साथ दोबारा चर्चा होगी, उसमें वो नाम जान लेंगे। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं सर, और यहाँ पे चर्चा को हम लोग विराम देंगे छत्तीसगढ़ की बातचीत के बाद। टीएस बाबा, दीपक बैज, भूपेश सिंह बघेल ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, आदेश जी ऐसा लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं आदेश जी? एक आध नाम जो मैंने कहीं सुना, उस नाम का जिक्र नहीं है। खासतौर पे आदिवासी बहुल इलाका है, राज्य है छत्तीसगढ़, और सरगुजा जो संभाग है वहाँ पे बीजेपी बिल्कुल खत्म हो गई थी। वहाँ से अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम भी शायद चल रहा था। लोकसभा के समय में नाम चला तो आईटी की रेड पड़ती है, अब ईओडब्ल्यू की निगरानी में वो आ गए हैं। तो क्या कुछ छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने लिखा था कि भूपेश बघेल ने अभी तक अपना कैंडिडेट को दिया नहीं है, और उधर टीएस बाबा सरगुजा संभाग से आते हैं वो भी, और वो वहाँ के बड़े नेता हैं, और उनको अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया है। तो अगर बैलेंस करनी है छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स, तो टीएस बाबा एक बेहतर कैंडिडेट हैं, ताकि भूपेश बघेल और बाबा के बीच में थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ठीक है। दूसरा नाम है दीपक बैज का। दीपक बैज क्योंकि अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, उनको अब हटना भी है, और ट्राइबल हैं, तो उनको भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो कि उनको रास्ता मिल जाए। और इन सब ने दावा भी पेश किया है, ये सिर्फ मेरा कोई एडवाइस नहीं है इसमें। इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लॉबिंग करी है। और तीसरा नाम है फूलो देवी नेताम का, जिनकी राज्यसभा भी पूरी हुई है, और उनको भी वो भी कह रही है कि मुझे वापस भेज दो। ठीक है। अब अगर चरणदास महंत और भूपेश बघेल मिल जाएं तो उनकी बात बन सकती है। और बेसिकली मुझे लगता है कि जब तक भूपेश बघेल अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, तब तक खेल समझ में नहीं आएगा वहां का, छत्तीसगढ़ का। अभी मामला थोड़ा वहां फंसा हुआ है। एक नाम है केटीएस तुलसी का। केटीएस तुलसी बड़े अधिवक्ता हैं, वकील हैं। वो उनकी जो राज्यसभा है वो दिल्ली से होती है, केटीएस तुलसी की, क्योंकि उनके पास बहुत महत्वपूर्ण केसेस वेसेस भी हैं। तो उनको इस बार देंगे नहीं देंगे, थोड़ा संशय इसके ऊपर। उनका थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो अगर उनको दे दी तो फिर तो बात खत्म ही होगी। लेकिन अगर राज्यों के नेताओं को गई तो फिर उसमें ही 2-3 चीजें आपके सामने हैं। क्योंकि अमरजीत भगत ने भी अपना नाम मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल को सरप्राइज देंगे छत्तीसगढ़ में। हरियाणा की तरह एक सरप्राइज यहाँ भी है।
क्या कुछ संभावना क्या है? डिकोड क्या किया आपने? डिकोड नहीं हो सकता। तो सरप्राइज का आपको पता है, बता नहीं नहीं रहे, नहीं क्या नहीं, मामला नहीं है? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। मतलब ये आप डिकोड कर रहे हैं कि सरप्राइज मिलेगा? हाँ। तो हरियाणा जैसा सरप्राइज आपने बोला, कैसा हरियाणा मतलब? तो समझ में आ रहा है कि सरप्राइज कैसा हो सकता है, वो समझ नहीं आ रहा है अभी छत्तीसगढ़ वाला। हम्म। लगभग अगले शो तक हम कर देंगे इसको रिकॉर्ड। अच्छा, हरियाणा वाला वही सरप्राइज जो नाम आपने नहीं लिया है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो एक सरप्राइज है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हरियाणा का समझ में आ रहा है कि वो हाँ, क्या हाँ। हो सकता है। मतलब हरियाणा का सरप्राइज वही कह रहे हैं ना आप, जो नाम आपने नहीं लिया वो सरप्राइज है ना हाँ हरियाणा हाँ का? हाँ हाँ हाँ। लेकिन यहाँ जो सरप्राइज वो भूपेश बघेल देने वाले हैं ना, वो क्योंकि उन्होंने अभी वो नाम रखा नहीं है, और जैसे ही वो नाम दिल्ली में चर्चा होगी तो अगले सप्ताह हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि भाई कौन सा नाम है। चलिए, चर्चा तो हो एक बार। ठीक बात है। बिना चर्चाओं के, बिना लेकिन आग के धुआं लेकिन कैसे एक उठेगा? बात, हरियाणा इस बार फिर कॉम्प्लिकेटेड है, और इस बार लिटमस टेस्ट है हुड्डा साहब का। निकलवा पाते हैं कि नहीं? सीट अगर बीजेपी ने चुनाव करा दिया तो लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि भैया आप अपने कैंडिडेट को जिताएं कैसे, क्योंकि अजय माकन हारे थे, आर के आनंद हारे थे, जी। सुभाष चंद्रा जीत गए, तब लास्ट टाइम जीते कार्तिकेय शर्मा। और इस बार अगर बीजेपी ने कैंडिडेट दे दिया और चुनाव हो गया, हालांकि 7 क्रॉस वोटिंग चाहिए बीजेपी जी। को, लेकिन क्या पता है। लिटमस टेस्ट इस बात का है कि क्या हुड्डा साहब के पास 37 विधायक हैं, जो हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, बस। तो बहुतों की हकीकत खुलेगी और बहुतों का बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। बहुत चीजें हमने आपको बताई, कुछ चीजें छिपाई और छिपाने के पीछे जायज कारण है। बहरहाल छिपाते छिपाते भी हम बता देते हैं कई चीजें, आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं, आपके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं चर्चा सुन के। तो जो सवाल पैदा हुए हों वो इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चर्चा कैसी लगी वो भी हमको बता दीजिए वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर। चर्चा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदेश जी आपका हमेशा की तरह थैंक यू बहुत-बहुत नीरज जी। धन्यवाद। शुक्रिया।